हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरिकेश अनुपम यादव कोटा पर। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान से संबंधित इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के सोर्स के बारे में, स्रोतों के बारे में, जिससे कि इतिहास को लिखा जाता है, उन स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे कि हर परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछा जाता है और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जिसे कि बच्चे कम कवर कर पाते हैं। तो हम लेकर जो आए हैं आपके लिए ये अभिलेख और सिक्के। जो सोर्स में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभिलेख और सिक्के। तो पहले हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो अपना टॉपिक लिया है वो क्या है, राजस्थान के इतिहास के सोर्स। तो राजस्थान के इतिहास के जो सोर्स हैं, ये जो सोर्स हैं जिसके आधार पर इतिहास को लिखा गया, उसके आधार पर, जिसके आधार पर, किसके आधार पर लिखा गया, अभिलेख एवं सिक्कों पर। किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमें कहीं पर अभिलेख मिलता है और अभिलेख के ऊपर कई अभिलेखों पर उसको जो लिखवाने वाले हैं राजा हैं, या वहाँ की जो सांस्कृतिक आर्थिक जो परिस्थितियां रही उनके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। और उसके समय की जानकारी, किस राजा के समय का था, किस राजा का प्रभाव कितना था, क्या जो धार्मिक या आर्थिक रूप से क्या स्थिति थी, क्योंकि धार्मिक अभिलेख भी मिलते हैं हमें और राजा द्वारा जो प्रशासनिक अभिलेख हैं वो भी मिलते हैं। और उसके अतिरिक्त सिक्के, राजा ने कौन से सिक्के चलाए, सिक्के की धातु क्या थी, जिससे कि हमें जानकारी होती है उस समय के इतिहास की। तो ये जो दो स्रोत हैं उनको हम बेसिकली इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस एक वीडियो में हम जितने भी अभिलेख हैं सबको लगभग कवर कर लेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो आप सब जुड़े रहिए, अंत तक देखिए। और अपने जो आपके जितने भी राजस्थान के एग्जाम में, सब में लगभग अभिलेख और जो ऐतिहासिक सोर्स है उनसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको कवर, कई बच्चे इसको कवर नहीं कर पाते, इसलिए हम इसके लिए वीडियो लेकर आए सेपरेट। तो आप एक ही वीडियो में आप इससे आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो अभिलेख एवं सिक्के हैं, इसके अंदर दो परिभाषाएं हम देख लेते हैं, या दो जो टेक्निकल वर्ड है जो हम देख लेते हैं। एक है एपिग्राफी, एक है पेलियोग्राफी। तो मैंने दोनों को आपको ग्राफ की मदद से बताया है कि एपिग्राफी क्या है और पेलियोग्राफी क्या है। तो एपिग्राफी जो है वो है पुरालेखा शास्त्र, पुरालेखा शास्त्र। क्या है एपिग्राफी? पुरालेखा शास्त्र। पुरालेखा शास्त्र अर्थात जो अभिलेख होते हैं उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम किस में देते हैं, एपिग्राफी में या पुरालेखा शास्त्र में, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो अभिलेख पर कुछ लिखा हुआ है या कुछ उत्कीर्ण है, उसकी लिपि का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो किस में आएगा, वो आएगा पेलियोग्राफी में, अर्थात पुरालिपि शास्त्र। देखिए यहाँ पर लिपि आया है, इससे आप पता लग जाएगा कि पुरालिखि, पुरा मतलब प्राचीन, पुरालिखि शास्त्र, ठीक है। अब पेलियोग्राफी के अंदर किसका अध्ययन कर रहे हैं हम, लिपि का, अभिलेखों एवं प्राचीन दस्तावेजों, ठीक है। अभिलेख के साथ साथ जो प्राचीन दस्तावेज हमें मिलते हैं, जैसे पांडुलिपियां मिलती हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं। तो आप ताम्रपत्र या जो पांडुलिपियां मिलती है उनके ऊपर प्राचीन काल में जो लिखा जाता था, वो लिपियों के बारे में भी हम अध्ययन किसमें करते हैं, पेलियोग्राफी में, ठीक है। तो उस पेलियोग्राफी में अभिलेखों के जो लिपि है उसको भी इसमें शामिल है, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो ये प्राचीन अभिलेखों का जो अध्ययन कर रहे हैं, इसके ऊपर भारतीय प्राचीन लिपि पर जो पहली वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, वो थे डॉक्टर जीएच ओझा, जो कहाँ के हैं, ये सिरोही के रहने वाले थे, रोहिड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। और हम देखते हैं कि आजादी से पहले ही लगभग 1947 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और 1894 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी भारतीय प्राचीन लिपिमाला। तो ये जो इनकी पुस्तक है भारतीय प्राचीन लिपिमाला, इसके अंदर ही इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपियों के बारे में जो सबसे प्राचीन वैज्ञानिक अध्ययन जो इन्होंने किया है वो इसके अंदर प्रकाशित है, किसमें, भारतीय प्राचीन लिपिमाला में, जो कब प्रकाशित हुई, 1894 में, ठीक है। तो ये जो दो चीज है, एपिग्राफी और पेलियोग्राफी, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएंगे कि ये लिपियों के बारे में अध्ययन है और ये अभिलेखों के बारे में अध्ययन है। और इससे जो
फैक्ट जुड़ा हुआ है वो क्या है, जो GH ओझा है या गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इनके बारे में जुड़ा हुआ है कि इन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय प्राचीन लिपिमाला में इसके बारे में पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया, जो सबसे प्राचीन अध्ययन है। भारतीय प्राचीन लिपियों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन है, सबसे पहला अध्ययन है। ठीक है, तो आपको अगर यदि GH ओझा या गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में हमारा पढ़ना है तो हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप ऊपर देखिए आई बटन पर जाकर आप वहां क्लिक करेंगे तो आपको सेपरेट वीडियो वहां चले जाएंगे, जहां हमने राजस्थान के इतिहासकारों के बारे में अलग से वीडियो लिया था। ठीक है, उसके बाद हम जब पहला अभिलेख देखते हैं घोसुंडी का अभिलेख, तो जो हमने अभिलेख लिए हैं वो कालखंड के हिसाब से लिए हैं। जैसे सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, घोसुंडी का अभिलेख। घोसुंडी का अभिलेख कब का है, 200 ईसा पूर्व, अच्छा ईसा से पहले का। यदि आपने जो कालखंड को नहीं समझा है तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें कि नहीं सर हमें उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। राजस्थान हिस्ट्री में भी हम पढ़ाते हैं शुरू में। तो जो पहला अभिलेख है वो हम पढ़ेंगे घोसुंडी अभिलेख, जो कि मैंने पहले ही लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है अपने आप में, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख जो हम पढ़ रहे हैं 200 ईसा पूर्व का। ठीक है, 200 ईसा पूर्व का, अर्थात आज जैसे 2023 चल रहा है तो उससे भी 2023 और 2023 से 200 ईसा पूर्व, यार 2500 वर्ष पुराना जो ये अभिलेख है ये राजस्थान का कहाँ है, घोसुंडी अभिलेख। और ये कहाँ मिला है, ये चित्तौड़ के नजदीक जो घोसुंडी गांव है, नगरी कहाँ थी, चित्तौड़ में थी। नगरी हम जब पढ़ते हैं जो प्राचीन, हमने इसके लिए जो ताम्र पाषाण काल और पाषाण काल इससे पूर्व हमने जो कक्षाओं में पढ़े हैं वहां पर हमने देखा था नगरी। तो नगरी में भी नगरी के समीप चित्तौड़ में कौन से गांव में, घोसुंडी गांव में घोसुंडी अभिलेख मिला है। और घोसुंडी अभिलेख बहुत पुराना है, लगभग 200 ईसा पूर्व का है। और इसके बारे में जो इसका महत्व है वो खास बात क्या है कि ये सबसे प्राचीन राजस्थान का अभिलेख है, मतलब राजस्थान के अंदर मिलने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख है जिसमें कि भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। किस धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में। भागवत धर्म अगर आप जानते हो तो भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो भगवान विष्णु जो हिंदुओं में पूजनीय भगवान है और त्रिदेव में से एक है, उनके बारे में तो भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है, और इसके बारे में और क्या जानकारी मिलती है कि इसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी जानकारी मिली है, वासुदेव की मान्यता का भी इसमें जिक्र है। ठीक है, और भागवत धर्म का प्रसार और संकर्षण अर्थात उसका जो भागवत धर्म का जो प्रसार कहाँ कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन राजस्थान मिलने वाला अभिलेख है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा जो देखेंगे वो क्या है, नांदसा युग स्तंभ लेख। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 225 ईस्वी का और लगभग भीलवाड़ा में, वही मेवाड़ वाले क्षेत्र में। देखिए पहले वाला भी जो हमने देखा वो मेवाड़ वाले क्षेत्र में था, और नांदसा युग स्तंभ लेख भी कहाँ है, मेवाड़ में है। और ये किसके द्वारा बनाया गया, ये शक क्षत्रप जो सोम है, सोम द्वारा स्थापित है। ठीक है, और इसके अंदर जो एक षष्ठी रात्रि 6 रातों का जो यज्ञ हुआ था वो किसने करवाया था, शक्ति गुण जो गुरु थे उनके द्वारा ये संपन्न करवाया गया था ये यज्ञ। तो इसकी जानकारी भी उसमें है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आपको याद रखना है कि शक क्षत्रप जो थे, शक क्षत्रप के समय का है। अगर पूछ लिया जाता है सोम तो वो आप याद रख सकते हैं। बाकी जो आपको याद रखना है, इसका स्थल याद रखना है कि ये कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है वो क्या है कि ये कहाँ है, नांदसा युग स्तंभ लेख भीलवाड़ा में। क्योंकि जब भी परीक्षाओं प्रश्न पूछा जाता है तो उसके स्थान के बारे में या उससे जुड़ी कोई बात पूछ ली जाती है कि वो किससे संबंधित है। जिस प्रकार से बिजोलिया लेख के बारे में, स्तंभ लेख के बारे में कई बार प्रश्न आया हुआ है कि बिजोलिया जो स्तंभ लेख के उसका डायरेक्ट नाम न देकर उसके बारे में जो कोई बात है वो पूछ ली जाती है। जैसे इसमें पूछ लिया जाएगा कि शक क्षत्रप सोम द्वारा बनवाया गया, भीलवाड़ा में बनवाया गया स्तंभ लेख का नाम पूछ लेगा और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको वहां पर नांदसा युग स्तंभ लेख पता होना चाहिए कि भीलवाड़ा में किसके द्वारा बनवाया गया। तो ये एक ही है जो शक क्षत्रप द्वारा हम पढ़ रहे हैं। और उससे पहले जो हमने नगरी चित्तौड़ का पढ़ा ये भागवत धर्म से संबंधित है और सबसे प्राचीन है। तो घोसुंडी अभिलेख को तो आपको याद ही रखना है, ये चित्तौड़ में है और नगरी के समीप है, और ये भीलवाड़ा में, दोनों मेवाड़ के। उसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं बड़वा का स्तंभ लेख।
अब बड़वा स्तंभ लेख देखिए मेवाड़ से पूरा दूर, ये हाड़ौती के अंदर आ जाता है। 12 के समीप एक अंता पड़ता है 12 से पहले, वहां पर ये बड़वा का शिला स्तंभ लेख हमें मिलता है। यहाँ पर 3 यूप स्तंभ लेख है, ठीक है, 3 यूप स्तंभ है जिनके ऊपर की ये लेख है। और ये कब का है? 238 से लगभग 239 ईस्वी का, लगभग उसी कालखंड का है जब हमें भीलवाड़ा वाला मिला है। लेकिन ये इसकी खासियत क्या है? ये गुप्तकालीन है। कब का है? ये कब का है? पूर्व गुप्तकालीन है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है कि यह पूर्व गुप्तकालीन अभिलेख है। जिस प्रकार से ये शक क्षत्रियों से संबंधित था, ये किससे था? पूर्व गुप्तकालीन, अर्थात गुप्तकालीन से पहले का, ठीक है। और इसमें 3 लेख हमने ये देखा। इसके अंदर जो अपतौर्यम यज्ञ और त्रिरात्र यज्ञ इसमें संबंधित है। तो अपतौर्यम यज्ञ क्या होता है? जो मौखरी वंश के धनरात ने करवाया था, एक रात से एक दिन से अगले दिन तक चलने वाला, एक दिन से अगले दिन तक चलने वाला अपतौर्यम यज्ञ होता है, जो कि मौखरी वंशी किसने करवाया? धनरात्र ने करवाया। किसने? धनरात्र ने। और जो त्रिरात्र यज्ञ यानी 3 रातों का जो यज्ञ करवाया, उससे 3 जो व्यक्ति हैं वो संबंधित थे, बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको इन्हें याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी। आपको क्या याद रखना है कि बड़वा स्तंभ लेख कहाँ से संबंधित है, कहाँ से? तो मैंने बताया 12 के समीप अंता में बड़वा स्तंभ लेख है। और इसमें 3 स्तंभ यूप स्तंभ है जिनके ऊपर लेख लिखे हुए। और ये जो स्तंभ लेख है किससे संबंधित है? कौन से शासकों से संबंधित है? तो ये पूर्व गुप्तकालीन अर्थात गुप्त काल से पहले के जो शासक हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए चौथा, इसके बाद चौथा जो हम देखने वाले हैं ये क्या है? गंगधार का लेख। कौन सा लेख है? गंगधार का लेख। कहाँ? गंगधार कहाँ पड़ता है? ये झालावाड़ के अंदर पड़ता है, एक कस्बा है गंगधार, ठीक है, जो कहाँ है? झालावाड़ गंगधार के अंदर। जो झालावाड़ के आसपास रहते हैं वो जानते हैं गंगधार। यहाँ पर जो लेख मिला है वो कब का है? 423 ईस्वी का। कब का है? 423 ईस्वी का। और इसका जो भाषा है वो कैसी? संस्कृत है, ठीक है। ये संस्कृत भाषा में, जिसमें भाषा संस्कृत है उसकी इंपॉर्टेंस है, तो उसे हम अलग से भाषा को डिनोट कर रहे हैं। वैसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो इसकी जगह, जैसे गंगधार का लेख, तो अमूमन जैसे कि जो जगह के नाम पर होता है उसे कम पूछा जाता है, उसके बारे में कोई फैक्ट पूछ लिया जाता है। यदि लेख का नाम जगह के नाम पे नहीं है तो फिर उस लेख से स्थल को जोड़कर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका निर्माण यदि हम देखें तो किसने करवाया? मयूराक्ष ने करवाया, जो कि विश्वकर्मा के क्या थे? मंत्री थे। इनको जो विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया इन्होंने, और एक मातृगृह और बावड़ी का निर्माण भी करवाया, जिसके बारे में जानकारी किसमें है? इस गंगाधार लेख के अंदर दी हुई है। ये जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसके अंदर मिली है? हमें गंगाधार लेख के अंदर मिली है। और जो ये बावड़ी का निर्माण है वो किस शैली में? तांत्रिक शैली में। इसी प्रकार हम देखें राजस्थान में जो जोधपुर का किला है वो भी किस शैली में है? वो भी तांत्रिक शैली में बना हुआ है। और सामंती व्यवस्था की जानकारी इस लेख से हमें मिलती है। कौन सी सदी की? सदी हम देखेंगे 5वीं सदी, ठीक है। 423 ईस्वी का जो ये लेख है इसमें हमें 5वीं सदी के बारे में, सामंती व्यवस्था के बारे में उस प्रकार से जानकारी मिलती है। उसके बाद 5वां हम देखते हैं। 5वां जो है वो है भ्रमर माता का लेख, ठीक है। भ्रमर माता का लेख कहाँ पर है? भ्रमर माता का लेख छोटी सादड़ी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। प्रतापगढ़ बाद में जिला बना, लेकिन जो छोटी सादड़ी वो कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ के अंदर। ये भी किसमें है? मेवाड़ में आता है। लेकिन जो हमने गंगधार का लेख पढ़ा है ये कहाँ था? झालावाड़ हाड़ौती वाले क्षेत्र में है। हालांकि यह भी मेवाड़ के हालांकि यह भी राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, किंतु ये दक्षिण में भी पूर्व में है, ठीक है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। इसके रचयिता जो इसका जो सन है, उससे पहले सन देखते हैं 490 ईस्वी का ये जो है, उससे पहले हमने 423 ईस्वी का पढ़ा था। और ये मैं सन वाइज ही आपको जो लेख है वो बता रहा हूँ, तो आपको सन याद करने में ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। 490 ईस्वी में सबसे प्राचीन हमने 200 ईस्वी पूर्व का भी पढ़ा, जो कि कहा था घोसुंडी में, ठीक है। वो भागवत धर्म से संबंधित था।
और ये जो है ये पद्य में है और संस्कृत भाषा में है, भ्रमर माता का लेख। और इसका जो संबंध है वो किससे है? गौर वंश और ओलिगर वंश। किससे? गौर वंश और ओलिगर वंश। जब आप अभी पढ़ेंगे तो आपको ये वंश देखेंगे। गौर वंश और ओलिगर वंश जो रचयिता थे इसके कौन थे? ब्रह्मोत्सोम और पूर्वा, उत्कीर्णक पूर्वा। ठीक है, तो जो भ्रमर माता का लेख है वो इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ है? छोटी सादड़ी में है और प्रतापगढ़ में। इसका सन 490 जो आपको याद रखना है, मोटी मोटी बात। उसके बाद गौर और ओलिगर वंश यदि आप याद रख सके तो और भी अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं कि छठा जो अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है? सामोली का। ठीक है, तो जो सामोली का शिलालेख है, जो एक शिला पर है, तो ये जो सामोली का शिलालेख है ये कब का है? 646 ईस्वी का। कब का है? 646 ईस्वी का। अभी हमने कब पढ़ा? 490 ईस्वी का। उसके बाद हम आ गए सीधा 646 ईस्वी का सामोली का शिलालेख। सामोली कहाँ है? उदयपुर के अंदर। सामोली कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और मेवाड़ में कौन से शासक थे? गुहिल शासक थे। और इस समय तक जो सन हम देख रहे हैं उस समय कौन थे? शिलादित्य गुहिल शासक थे, जिनके समकाल का या उनके समय का ये कौन सा है? लेख है। और मेवाड़ के गुहिल वंश के समय का निर्धारण इस जो शिलालेख है इसके द्वारा किया जाता है। और आर्थिक जो सामाजिक जानकारी है, देखिए हमने जो शिलालेख पढ़े उनसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारी हमें मिलती है उस समय की। जैसे सामंती व्यवस्था की जानकारियां मिल रही थी। अभी हमने पढ़ा था कि सामंती व्यवस्था की गंगाधार की जो लेख है उससे जानकारी मिलती है कब? 5वीं शताब्दी की। तो इसी प्रकार से इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? आर्थिक और सामाजिक जानकारी में वहां की मिलती। हालांकि इसमें जो महत्वपूर्ण है वो क्या है इनकी? ये गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है। और कहाँ है? सामोली है कहाँ? उदयपुर में है। ठीक है, 646 ईस्वी का है। उसके बाद हम देखते हैं 7वां अपराजिता का शिलालेख। किसका? अपराजिता का शिलालेख। अपराजिता का शिलालेख जो है 661 ईस्वी में है। कब का है? 661 ईस्वी का है। और यदि आप देखें इसको विक्रम संवत में 718 भी इसका जो अंकन है वो मिलता है। ये कहां पर है? ये नागदा के समीप। ठीक है, नागदा देखें तो आपका है उदयपुर। तो ये नागदा के समीप जो कुंडलेश्वर महादेव मंदिर की दीवार पर बना हुआ है। कहाँ? कुंडलेश्वर महादेव मंदिर है नागदा के समीप, उनकी दीवार पर अपराजिता का शिलालेख बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी रचना किसने की? इसकी रचना जो थी वो दामोदर और उत्कीर्णक यशोभट्ट। तो इसके रचनाकार दामोदर हैं और उत्कीर्णक यशोभट्ट है। हाँ, अपराजिता का जो शिलालेख है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और जो डॉक्टर GH ओझा हैं, जिनके बारे में अभी हमने पीछे भी देखा था, ये सिरोही से संबंध रखते हैं, डॉक्टर GH ओझा। और ये इन्होंने काशी से डीलिट की उपाधि प्रदान, काशी विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि ली थी, अजमेर में भी पढ़े थे। और इनको ये जो थे DH ओझा, इन्होंने अजमेर म्यूजियम है जो विक्टोरिया हॉल है वहां पर इस शिलालेख को रखवाया था। ठीक है, क्योंकि यह जो थे GH ओझा जी, ये अजमेर के जो विक्टोरिया म्यूजियम था उसके अध्यक्ष रहे थे। और हमने इनके बारे में देखा 1863 से लेकर 1947 तक इनका जीवन काल है। तो डॉक्टर GH ओझा के बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बताया, आप हमारे आई बटन से क्लिक कर या डिस्क्रिप्शन से आप वो देख सकते हैं। वीडियो हमने बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो, जो राजस्थान के इतिहासकार हैं उनके ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपराजिता का शिलालेख है वो किससे? गुहिल शासकों का लेख है। और गुहिल शासकों में इस लेख के अंदर क्या मिलता है, इस लेख की बातें हम पढ़ेंगे कि लेख में आखिरकार है क्या। तो जो गुहिलों की जो विजय थी, उत्तरोत्तर जो वो जीत रहे थे, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है कि जो गुहिल शासक हैं उनके विजयों का, जो उनकी जीत है, विजय है, उनका बखान इसके अंदर है कि विजय कहाँ कहाँ उन्हें विजय मिली, उत्तरोत्तर जो वो जीत रहे थे उसके बारे में उसमें जानकारी है। उन्होंने वराहमिहिर को हराकर सेनापति बनाया था। किसको? वराहमिहिर को, जो अपने आप को विष्णु का अवतार बताता था, वराहमिहिर को हराकर सेनापति बनाया। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखिए गुहिल शासकों ने किसका निर्माण करवाया? इस लेख के अनुसार विष्णु मंदिर का। लेकिन हम बाद में देखेंगे कि जो
मेवाड़ के शासक हैं वो किसके उपासक हैं, वो अपने आप को किसका जो प्रतिनिधि मानते हैं, एकलिंग जी का। एकलिंग जी कौन, शिव। शिव जो मंदिर है, हमें एकलिंग मंदिर हैं जो मिलते हैं कहाँ, उदयपुर वाले क्षेत्र में। तो उनको मानकर, उनको गद्दी पर बैठाकर, और उनकी तरफ से कौन शासन करते थे, गुहिल या मेवाड़ के शासक। तो अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपराजिता का जो शिलालेख है उसमें क्या है, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था गुहिल शासकों ने। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो आप याद रखें अपराजिता का शिलालेख कहाँ संबंधित है, उदयपुर से, नागदा के समीप से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि 8वां नंबर का है मानमोरी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख। अब मानमोरी का शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है। क्यों, इसके बारे में एक ही जानकारी आपको याद रखनी है कि इसको जो मानमोरी का शिलालेख है, इसको मानसरोवर झील के पास से किसने प्राप्त किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने इसको प्राप्त किया था, और ये 712 ईस्वी का शिलालेख है, जिसको देख के हमने लिखा हुआ है कर्नल जेम्स टोड ने कहां से प्राप्त किया था, मानसरोवर झील के तट पर से। ये कहां पड़ती है, ये चित्तौड़ में पड़ती है। ठीक है, चित्तौड़ के समीप है मानसरोवर झील, जहां से कर्नल जेम्स टोड ने इसे प्राप्त किया। उसके बाद जब कर्नल जेम्स टोड 1822 में कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में रहे, और उसके बाद वो यहाँ से चले गए, और 1835 में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो जब वो 1822 में यहाँ से जहां से जा रहे थे, तो अपने साथ कई सारे शिलालेख, कई जो यहाँ के ऐतिहासिक स्रोत थे उनको लेकर जा रहे थे, क्योंकि उनकी इतिहास में बहुत अधिक रुचि थी, और इसलिए वो जो मानमोरी का शिलालेख लेकर जा रहे थे, तब उनकी नाव में किसी कारण से वजन अधिक होने या तूफान की वजह से उन्होंने जो मानमोरी का शिलालेख उसे किसमें, समुद्र में फेंक दिया था। किसमें फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था, ये हम पढ़ते हैं। और उस जो मानमोरी शिलालेख है उसकी जो प्रतिलिपि है या उसका जो वर्णन है वो किसमें, इनकी जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके अंदर ये मिलता है। तो यदि आपने कर्नल जेम्स टोड के बारे में नहीं पढ़ा है, तो हमने जिस प्रकार जीएच ओझा सर का सेपरेट वीडियो बनाया, उसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है। जो भी ऐतिहासिक राजस्थान के इतिहासकार हैं उनके बारे में हमने लगभग 6 इतिहासकारों के बारे में हमने पढ़ाया, और सेपरेट वीडियो, तो आप आई बटन से वहां जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। और नवा जो है वो है कनसुआ का लेख। तो कनसुआ कहाँ है, कनसुआ कोटा में है। और जो कनसुआ का लेख है यह किसके समय का है, धवल शासक मौर्य के समय का। तो जो मौर्य धवल शासक है वो राजस्थान में वर्णित या मिलने वाली जिन जानकारी उनके बारे में, ये आखिरी मौर्य शासक है जिनकी जानकारी राजस्थान में मिली है। ठीक है, और ये 738 ईस्वी का है, कोटा में है, कनसुआ में है, शिव मंदिर है वहां पर ये कनसुआ का लेख मिलता है, जो जिस पर धवल शासक का बारे में, जो धवल शासक से संबंध ये रखता है ये लेख। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं 10वां चाकसू। तो हम देखते हैं चाकसू की प्रशस्ति, जो कि कब की है, 1813 में। इसका जो सन देखते हैं 1813 की है। और ये कहां पर है चाकसू, चाकसू जयपुर के अंदर है। हम देखते हैं कि जयपुर के अंदर ही जहाँ चाकसू है, चाकसू में भी आपने सुना हो राजस्थान का जो सबसे बड़ा स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है, वो चाकसू के अंदर ही हो रहा है। तो ये जो चाकसू है जयपुर में ही है, जयपुर शहर में, जयपुर के समीप ही है। और ये किसकी जानकारी देता है, ये इसके अंदर जो हमें गुहिल वंशावलियां हैं, जो गुहिल यहाँ के जो गुहिल हैं जो प्रतिहारों के अधीन थे। देखो हम गुहिल जो देखते हैं वो मेवाड़ के देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं गुहिल और कहीं नहीं थे। तो ये जो चाकसू वाले जो गुहिल वंशावलियां जो यहाँ मिली हैं, ये किसके अधीन थे, ये प्रतिहारों के अधीन थे। और ये विष्णु और शिव के भक्त थे। ठीक है, किसके भक्त थे, विष्णु और शिव के। इससे पहले हमने जो अभी पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो गुहिल वंशीय शासक थे उन्होंने किसका, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए वो अपराजिता का जो शिलालेख पढ़ा था उसमें वो प्रसिद्ध, वो उनके बारे में हमने देखा था अभी अपराजिता के शिलालेख में कि विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, गुहिलों ने। तो यहाँ पर देखिए विष्णु एवं शिव भक्त हैं। उसके बाद हम देखते हैं 11वां बुचकला का शिलालेख। कौन सा है, बुचकला शिलालेख। ये कहां पर है, ये बुचकला गांव में 815 ईस्वी का। तो ये कब, इसका जो टाइम पीरियड है वो कब है, 815 ईस्वी का।
और ये कहाँ है, बुचकला, इसके नाम से ही है बुचकला गांव। तो आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि बुचकला शिलालेख कहाँ से मिला है। तो ये बुचकला गांव जो हम देखेंगे तो ये बिलाड़ा जोधपुर के समीप है। कहाँ है, बिलाड़ा में है, बिलाड़ा के समीप है। कहाँ है, लेकिन बिलाड़ा कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। बेसिकली बिलाड़ा जोधपुर में पड़ता है। और ये नागभट्ट द्वितीय के समय का है। इसके बारे में यही जानकारी हमें महत्वपूर्ण है कि ये बिलाड़ा जोधपुर से संबंधित है। और ये किसके, नागभट्ट, जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय, उनका समकालीन है ये शिलालेख। तो जो नागभट्ट द्वितीय थे वो काफी ये प्रतिहार वंश में काफी प्रसिद्ध शासक हुए हैं। उसके बाद देखेंगे मंडोर का शिलालेख। मंडोर के शिलालेख का यदि समय देखेंगे 837 ईस्वी। तो ये 837 ईस्वी में जो मंडोर का शिलालेख है, तो मंडोर आप सब जानते हैं मंडोर कहाँ है, जोधपुर में। और मंडोर के जो विष्णु मंदिर में ये शिलालेख लगा हुआ था। उसके बाद इसको जो शिलालेख को शिफ्ट किया गया, कहाँ, शहर पनाह में शिफ्ट किया गया। और ये मंडोर के प्रतिहार शासकों के, जो मंडोर के प्रतिहार वंश के शासक हैं, उनके बारे में वंश की जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी जानने में महत्वपूर्ण है। तो ये शिलालेख मंडोर के प्रतिहार वंश के शासकों की वंशावलियां या उनके वंश परंपरा के जानकारी, जो उनकी वंश परंपरा से संबंधित जानकारी है, उसको जानने में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन सा, मंडोर का शिलालेख। जो प्रतिहार वंश है या उनकी जो वंश परंपरा है, उनको जानने में महत्वपूर्ण है ये वाला शिलालेख। उसके बाद हम देखते हैं घटियाल का शिलालेख। घटियाल का शिलालेख जो 13वें नंबर पढ़ने वाले हैं, इसका जो सन है वो कब है, 1861 में। कब है, 861 में, 861 में। ये कहाँ का है, जोधपुर का। ठीक है, जोधपुर से लगभग 22 किलोमीटर पर कौन सा गांव है, घटियाल। इसके नाम पर ये है कौन सा लेख, घटियाल का शिलालेख। तो ये जो घटियाल है, यहाँ पर एक जैन मंदिर है। इस जैन मंदिर को क्या बोलते हैं, माता की शाल। क्या बोलते हैं, माता की शाल। तो जो ये घटियाल का शिलालेख है, ये कहाँ है, ये जोधपुर के अंदर है। जोधपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर घटियाल में है, जहाँ एक जैन मंदिर है। और ये जैन मंदिर को क्या बोला जाता है, माता की साल बोला जाता है। इस माता की साल के समीप 4 स्तंभों पर, एक स्तंभ पर 4 लेख लिखे हुए। किस पर, एक स्तंभ पर 4 लेख लिखे हुए। जिस प्रकार से हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो अशोक के 8 शिलालेख या 12 शिलालेख, उसी प्रकार से यहाँ पर एक स्तंभ पर कितने लेख हैं, 4 लेखों का समूह है। और ये किसके बारे में लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। तो ये जो प्रतिहार वंश के शासक हैं कक्कुट, इनकी उपलब्धियों के बारे में इस शिलालेख में लिखा हुआ है। इसके बारे में, कक्कुट के बारे में। अब इस शिलालेख में एक जानकारी और मिलती है महत्वपूर्ण, वो क्या है, ये जो मग जाति है, क्या है, मग जाति। तो मग जाति के ब्राह्मणों का इसमें विशेष रूप से उल्लेख है। ठीक है, हम मग जाति के ब्राह्मणों का विशेष उल्लेख पाते हैं। ये मग जाति के जो ब्राह्मण थे वो ओसवालों के मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। ठीक है, और जो मग जाति के जो इस शिलालेख के लेखक हैं वो मग जाति से है। और जो उत्कीर्णक हैं वो स्वर्णकार कृष्ण कुमार हुए हैं। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार घटियाल का शिलालेख है, इसी के पास में 2 और शिलालेख मिले हैं, जिसमें एक शिलालेख ऐसा है जिसके अंतिम जो शिलालेख है वो स्वयं किसके द्वारा, कक्कुट के द्वारा लिखा गया, जिससे उनकी विद्वता का पता चलता है कि कितने विद्वान थे। तो अंतिम जो 2 श्लोक हैं वो किसने लिखे हैं, कक्कुट द्वारा लिखे गए हैं। और 2 अन्य लेख हैं जिनमें कि हरिश्चंद्र से लेकर कक्कुट तक का इतिहास हमें मिलता है। ठीक है, 2 शिलालेख में हमें जो घटियाल शिलालेख के पास में ही 2 शिलालेख उसी जगह पर हैं जिसमें हरिश्चंद्र से लेकर कक्कुट तक का हमें इतिहास मिलता है। तो यदि इसको भी पूछकर यदि घटियाल का शिलालेख पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से जो अंतिम 2 श्लोक हैं ये कक्कुट द्वारा लिखे गए, जो इनकी विद्वता का प्रतीक है, या आप कहें कि उनकी जो जानकारी या नॉलेज का प्रतीक है कि वो कितने विद्वान जो प्रतिहार राजा थे उस समय। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति। तो सारणेश्वर प्रशस्ति का समय देखेंगे हम 953 ईस्वी। कब का है, 953 ईस्वी।
किस जगह? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। उदयपुर में शमशान में एक शिव मंदिर है। कहाँ? उदयपुर में शमशान के अंदर शिव मंदिर पर यह सारणेश्वर प्रशस्ति लगी हुई है। सारणेश्वर शिव मंदिर है, शिव मंदिर का नाम है सारणेश्वर शिव मंदिर, जो कि शमशान में, जिस पर यह प्रशस्ति लगी हुई है, जहां इसके लिपिकार कायस्थपाल व वेलक है। कौन है? कायस्थपाल और वेलक। भाषा अगर देखेंगे तो संस्कृत और लिपि नागरी। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सारणेश्वर प्रशस्ति है वो कहाँ पर है? पहली बात उदयपुर में है, सारणेश्वर शिव मंदिर में है और लिपिकार कायस्थपाल और वेलक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि गुहिल वंशीय जो राजा है अल्लट, वो उसके पुत्र नरवाहन और उसके जो मुख्य कर्मचारी थे उनका नाम वो पद सहित यहाँ विवरण दिया गया। जैसे कई बार आपने देखा होगा शमशान में यदि कोई दान भी देता है, दानदाता अपना नाम लिखवाता है, उसी प्रकार से हो सकता है कि इन्होंने अपना नाम लिखवाया या उस समय जो ये राजा थे वहां के, तो इनके बारे में जो जानकारी दी गई है। तो आप देखें गोहिल वंश के जो अल्लट थे उनका स्वयं का और उनके पुत्र का, उनके कर्मचारियों तक के पद सहित नाम लिखे हुए, तो कितना महत्वपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त होती है कि कौन कौन से कर्मचारी उस समय रहे होंगे। उसके बाद देखते हैं हम 15वां ओशिया का लेख, ओशिया का जो शिलालेख है वो देखते हैं, जिसका समय काल कब है? 956 ईस्वी। कब का है? 956 ईस्वी। उत्कीर्णक कौन है? पदाजा। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण लेख है, ओशिया का शिलालेख महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम किसके बारे में जान रहे हैं? क्योंकि यह वत्सराज के बारे में जानकारी दे रहा है, जो प्रतिहार शासक वत्सराज है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा कि नागभट्ट द्वितीय समकालीन जो बुचकला का शिलालेख है, तो ये आपको याद रखना होगा कि नागभट्ट से संबंधित नागभट्ट से संबंधित शिलालेख कौन सा है? बुचकला का शिलालेख। इसी प्रकार से वत्सराज जो प्रतिहार शासक हैं, यह भी प्रतापी शासक हुए और वत्सराज के समय जो ये लिखा गया है, वत्सराज ने जो रिपुओं का दमन किया है उसके बारे में ओशिया का लेख लिखा गया है। उसके बाद इसमें याद करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, खाली आपको वत्सराज को यहाँ से जोड़कर देखना है। 16वां जो शिलालेख है वो है चित्तौड़ का लेख, जो कि परमार राजाओं से संबंधित 971 ईस्वी का समय काल है। इसमें जो मुख्य बात है कि देवालयों में उस समय स्त्रियों के प्रवेश को निषेध बताया गया। ठीक है, जिस पर आज भी जिस प्रकार से आपने देखा सबरीमाला में स्त्रियों के प्रवेश को लेकर कितना बवाल हुआ, तो जो ये चित्तौड़ का लेख है इसमें हमें पता चलता है कि देवालयों में स्त्रियों के प्रवेश का यहाँ पर निषेध इस शिलालेख में बताया गया। तो ये परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद देखिए 17वां जो है एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति। तो एकलिंगनाथ जी की जो प्रशस्ति है उसका समय देखेंगे 971 ईस्वी। और एकलिंगनाथ जी की जो प्रशस्ति है वो एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उदयपुर में, उसी के पास में जो लकुलिश मंदिर है वहां पर ये प्रशस्ति मिलती है। तो स्थल आप देख लीजिए, उदयपुर में लकुलिश मंदिर जो एकलिंगनाथ जी के मंदिर के पास में है। और ये उदयपुर में आप जानते हैं, हमने जितने भी पढ़े अभी तक गुहिल शासक जो हुए उनसे संबंधित थे, तो ये नरवाहन के समकालीन है। ठीक है, और नरवाहन हमने इससे ऊपर अभी देखिए, नरवाहन जो किसका पुत्र था? अल्लट का। और एकलिंगनाथ जी की जो एकलिंगनाथ प्रशस्ति है वो किससे संबंधित है? नरवाहन से संबंधित थे। इसके रचयिता कौन थे? आम्र थे। और ये संस्कृत भाषा में लिखा, और इसकी लिपि कैसी है? इसकी लिपि देवनागरी है। कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और जो सारणेश्वर प्रशस्ति थी उसकी लिपि कैसी थी? नागरी प्रशस्ति थी। कैसी थी? उसकी लिपि कैसी थी? नागरी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला 18 है हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति। हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति, हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? हर्षनाथ मंदिर की जो प्रशस्ति है वो कहाँ है? सीकर में। और इसका समय जो देखेंगे हम कब का है? 953 ईस्वी। कब का है? 953 ईस्वी में। और ये कैसी है? ये कहाँ पर? सीकर में। और ये जो हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति है ये चौहानों के वंशक्रम की जो उपलब्धियां हैं उसको बताती है। किसके? चौहानों के वंशक्रम की जो उपलब्धियां हैं वो हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति में मिलती हैं।
और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जो वागड़ है, वागड़ को, जो वागड़ के लिए वारगड़ शब्द का प्रयोग इस प्रशस्ति में किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये चौहानों से संबंधित है, चौहानों से संबंधित है, और ये कहाँ है, सीकर में। हर्षनाथ या हर्ष जो पर्वत हम जानते हैं सीकर में, तो हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति भी कहाँ है, सीकर में। उसके बाद देखेंगे 19 आहड़ का देवकुलिका का लेख। तो देवकुलिका क्या है, देवकुलिका एक जैन मंदिर है जहां पर ये क्या है, आहड़ का देवकुलिका का लेख है, और यह संस्कृत भाषा में है, और इसका समय हम देखेंगे 977 ईस्वी। कब का है, 977 ईस्वी, और यह गुहिल शासकों से संबंधित है, जिसमें गुहिल शासक शक्ति कुमार से यह संबंधित है, उसके समय का ये है। और शक्ति कुमार से पहले हम देखते हैं कि अल्लड़ थे, अल्लड़ के बाद उनके पुत्र नरवाहन का भी हमने देखा, नरवाहन के बाद ये शक्ति कुमार है। तो इस लेख में अल्लड़, नरवाहन और शक्ति कुमार के समय जो अक्षय पटलकार थे उनके बारे में जानकारी भी इस लेख में दी गई है। साथ ही जो गुहिल वंश के अल्लड़ थे और जो प्रतिहार देवपाल थे, इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था जिसमें कि देवपाल मारा गया था, इस युद्ध का वर्णन भी इस लेख में किया गया है। ये कहाँ है, देवकुलिका जैन मंदिर के अंदर है। ये कहाँ है, आहड़ कहाँ है, आहड़ जो सभ्यता भी है हम जानते हैं, आहड़ चित्तौड़ के अंदर है। उसके बाद देखेंगे आहड़ का ही है जो दूसरा एक शक्ति कुमार का लेख, आहड़ का, उसका समय काल भी 977 ईस्वी है, वो देवकुलिका जैन मंदिर के अंदर है। ठीक है, और जो ये शक्ति कुमार का लेख, शिलालेख है, ये जो शिलालेख है इसको कर्नल जेम्स टोड अपने साथ ले गए थे, और कर्नल जेम्स टोड की जो एनाल्स बुक है उसके अंदर ही इसका जो विषय वस्तु है उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है, यहाँ पर जो शक्ति कुमार थे उनके समय की आर्थिक और जो राजनीतिक जानकारी इसमें मिलती है इनके। और इस लेख में एक जो बात है वो क्या है कि जो अल्लड़ की जो रानी थी हरिया देवी, और हरिया देवी को हूण राजा की पुत्री बताया गया है इस लेख के अंदर, और उन्होंने एक गांव भी बसाया था जिसका नाम क्या था, ये हर्षपुर। क्या था, हर्षपुर गांव उन्होंने बसाया था, किसने, हरिया देवी ने, जो कि एक हूण राजा की बेटी इस शिलालेख के अंदर बताई गई हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप इस प्रकार का प्रश्न बनने की संभावना रहती है। उसी प्रकार से जो गुहदत्त हैं, गुहदत्त से लेकर और शक्ति कुमार तक का, गुहदत्त से जो गुहिल वंश के गुहदत्त हैं उनसे लेकर शक्ति कुमार तक की जो वंशावली है मेवाड़ की, वो वंशावली इस आहड़ के शक्ति कुमार के शिलालेख में हमें देखने को मिलती है। हमने अभी तक 20 लेख जो लिखे हुए पढ़े हैं, इन लेखों को इस कक्षा में यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे जहाँ पर हम बचे हुए लेखों को पढ़ें, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसका सेकंड वीडियो या सेकंड पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। तो आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छे से मेहनत से तैयारी करें और इसको पूरा देखें, और जल्द ही आपको आने वाले वीडियो में कुछ और भी अच्छे जो पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उनके बारे में भी हम सेकंड पार्ट में वीडियो में लेकर आएंगे। तो ठीक है, थैंक यू। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू।